हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट के लिए है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, जिसमें आपका पेपर 1 जो मोस्ट स्कोरिंग पेपर होता है, इसको आपको बहुत डीपली पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आपके क्वेश्चन को पैटर्न को भी पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन अभी के 2019 से 2023 तक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि अभी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अच्छा खासा है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए आपको पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर वाली शिफ्ट में पूछा गया है, 11 दिसंबर को। इसमें कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन से कथन सही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो एक तेज़ी से उभरती हुई एक नई टेक्नोलॉजी है, जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर, जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर थे, जो पहले से चले आ रही हैं चीज़ें, उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं और उनकी तुलना में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिज्म, ये क्या है, तो ये भौतिकी की एक उपशाखा के रूप में जो कि क्वांटम के व्यवहार का वर्णन करती है। जैसे कि आपको पता है ना, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, है ना, तो इन सब के बारे में यहाँ क्वांटम फिजिक्स का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो यही हो जाता है क्वांटम यांत्रिकी। यही क्या है, फिजिक्स की एक उपशाखा के रूप में इसमें हम फोटोन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, इनके व्यवहार का वर्णन करते हैं। ये हो जाती है आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता था कि वहाँ पर कुछ पारंपरिक तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जैसे कि बाइनरी जो है डिजिट्स यूज़ होगी, 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्वांटम बिट्स, जिसको आपका क्यूबिट्स कहते हैं, क्वांटम बिट्स को इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब आप क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, दिसंबर में पूछा गया है। अब इसके बारे में कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अप्लाइड होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर अप्लाइड इन इट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही चीज़ है। दूसरा कह रहा है क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, ये वाला आपका रॉन्ग है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बेटर होते हैं, ठीक। तो ये हो जाते हैं, ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके फंडामेंटल बेस पे होते हैं और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप लोग डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पूरा डिटेल रहता है, वही चीज़ें होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर विच होगा, कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स आर वॉलेटाइल, ठीक है। कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी वॉलेटाइल की है। तो मेमोरी से क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है ना। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, जहाँ का मतलब पावर सप्लाई का होना ज़रूरी है ना। तो इनमें देखिए आपका वॉलेटाइल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। वॉलेटाइल मेमोरी में हमेशा आपको पावर सप्लाई यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब पावर इसको मेंटेन रखने के लिए। जैसे ही आपकी बिजली चली जाती है, कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें बिजली चले जाने पर उसका डेटा उड़ जाता है, ऐसा भी पूछा गया है, ठीक है। इसे ही 2023 के सेशन में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी का टाइप होता है, जिसमें कि व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन वॉलेटाइल मेमोरी इज लॉस्ट, ठीक है। जैसे ही डाटा पावर जो है ऑफ हो जाएगा तो इसका जो भी डेटा है इसमें ये लॉस्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील, ठीक है। वाष्पशील, जैसे कि इसको आप ऐसे याद करो, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे याद करो, है ना। जैसे कि आपका जब आप पानी उबालते हो चाय के लिए तो क्या होती है, वाष्प है ना, बनने लगती है और वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको याद करो कि जैसे ही बिजली चली जाएगी
तो आपका डेटा जो स्टोर है वो भी आपका लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। ठीक है। अब इसके विरोध में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, विच रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज नॉट सप्लाइड। ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर रहता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी के, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका वॉलेटाइल वाले हैं। ठीक है। तो इसमें आपके देखिए रैम हो जाता है और आपका यहाँ पर कैश मेमोरी, दो के बारे में पूछ रहा है ना। यहाँ पर आपको नाम बताने हैं कि कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी वॉलेटाइल है। तो आपका रैम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी, है ना। अब यहाँ पर देखिए रैंडम में भी आपके रैंडम एक्सेस सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और दूसरा है आपका कैश मेमोरी, एक इसकी जो है स्पीड काफ़ी तेज होती है, और ये जो है वॉलेटाइल मेमोरी का ही टाइप है जो कि सीपीयू को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो रैम में आपके दो तरह के हो जाते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, दो तरह के हो गए। डायनेमिक रैम में क्या है, प्रति सेकंड हज़ारों बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। और स्टैटिक रैम ये क्या होती है, ज़्यादा तेज है और आपका भरोसेमंद लेकिन महंगी भी है ना। तो इस तरह से ये डायनेमिक और स्टैटिक रैम दो तरीके के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक रैम ज़्यादा तेज होगी और यहाँ पर डायनेमिक में क्या है, कई बार आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें रैम और कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, अनिल के कंप्यूटर पर एक MP3 फाइल यहाँ पर स्टोर्ड है। MP3 फाइल में किस प्रकार का डेटा जो है यहाँ पर स्टोर्ड होता है। तो अब इसमें देखिए जो MP3 है ना, यह आपकी फ़ाइल जो होती है ये ऑडियो फाइल होती है। ठीक है। तो इसमें साउंड का होता है। MP3, MP4 आपका जो है किसके लिए होता है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो MP3 है ये वॉज डेवलप्ड बाय द MPEG। MPEG क्या है, यहाँ पर देखिए MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। इसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है MP3 को। ठीक है। MP3 और MPEG को इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको समझ लेना चाहिए, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। MPEG का आप लोग नोट करिए, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो एनकोडिंग। ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्रुप है, एक जो कि ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप स्टैंडर्ड, ये कुछ यहाँ पर मानकों को बनाता है जो कि ऑडियो और वीडियो एनकोडिंग के लिए होते हैं। ठीक है। तो MPEG आपका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। और इसी के द्वारा MP3 जो है डेवलप किया गया है। अब MP3 में क्या है, यहाँ पर देखिए ऑडियो लेयर 3। MP3 में सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट है। ठीक है। इसी को हम सबसे ज़्यादा अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में ऑडियो फाइल्स के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी फाइल साइज़ कम होती है। फाइल साइज़ कम होने के कारण आप अपनी ऑडियो लाइब्रेरी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे अपने स्मार्टफोन में गाने वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर में या यहाँ पर आप देखते हो। तो इस तरह से क्या होता है, अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल, यहाँ पर क्या होता है, इससे कई टाइप्स होते हैं, अनकम्प्रेस्ड, कंप्रेस्ड, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ ऑडियो रेंज हमारी सुनने की क्षमता से काफ़ी दूर होती हैं, और जब अगर आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो नेचुरली उसकी कुछ तो क्षमता जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन लॉस होने के बावजूद भी हम इस ऑडियो फाइल को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। किसमें, जो कि आपका अनकम्प्रेस ऑडियो फाइल MP3 वगैरह इसमें होता है। इसीलिए MP3 को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो हमको इसका रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी अच्छा ऑडियो के रूप में मिलता है। ठीक है। तो हम ऑडियो के लिए MP3 का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें, और यहाँ से क्वेश्चन अगर एज इट इज़ नहीं आएगा तो इसी तरह से पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होते हैं। एसिंक्रोनस जहाँ पर एट ए टाइम एक ही समय पर टीचर और लर्नर का होना ज़रूरी नहीं है। सिंक्रोनस में क्या होता है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आपकी लाइव क्लास हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है लाइव में कि टीचर और स्टूडेंट जो है आमने सामने, मतलब ऑनलाइन प्रोसेसिंग में, ऑनलाइन वर्क जो है यहाँ पर टीचिंग कर रहे होते हैं।
जो टीचर पूछेगा वो आप वहाँ पर लर्नर जवाब देते हैं या तो अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाता है सिंक्रोनस, ठीक है, तात्कालिक जिसको कहते हैं, और तुल्यकालिक। और ये एसिंक्रोनस में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ईमेल में आपने कोई मैसेज भेज दिया और वो जब उसका टाइम मिलेगा वो अपना देखेगा, रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो इस तरह से आपका ईमेल है, और आपका यहाँ पर देखिए विकीज़ हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स है, और आपका लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं होगा, है ना, यहाँ पर तो लाइव वाला आपका सिंक्रोनस में हो जाता है। तो जहाँ पर भी ई है वो आप काट दो, है ना, इस तरह से आप एलिमिनेट कर लिया करो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपका लाइव स्ट्रीमिंग हट गया, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हट गया, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंसिंग भी, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होगी, जब एक साथ सारे लोग जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर यह आपका डिस्कशन बोर्ड भी आपका एसिंक्रोनस में आता है, विकीज़, डिस्कशन बोर्ड, ईमेल, ये सारे आपके इसमें आते हैं एसिंक्रोनस। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही समय में मौजूद नहीं होंगे एसिंक्रोनस में। यहाँ पर कोई भी काम दे दिया जाता है और उसके लिए टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर टीचर चेक करेगा, या लर्नर को भी कुछ पूछना है तो वो अपना कमेंट डाल देता है और इस तरह से उसको जवाब मिल जाता है ना। ब्लॉग भी इसी तरह का होता है, इसका उपयोग भी शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ जो भी मटेरियल है इसको जो है आपस में शेयर करने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं और मैंने इसकी वीडियो पूरी करा रखी है। तो आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन सीरीज और आपको पूरा यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट पेपर 1 में पूछे गए हैं वो मैंने करवा दिए हैं। सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई हैं, यूनिट वाइज आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका करेंट अफेयर्स भी मैंने 10 वीडियो करीब दे चुकी है, तो अब तक मैंने 10 वीडियो दे चुके हैं, उनमें आप देख लीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। क्योंकि करेंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ICT में हो, हायर एजुकेशन में हो, या आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट और रिसर्च में भी आजकल बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में यहाँ पर मैं सीधे आंसर पे आती हूँ। यहाँ देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को एक क्या है, वर्क प्रोजेक्ट देता है ताकि विद्यार्थी एक साथ मिलकर शोध कार्य करें और अपने निष्कर्ष प्रदान करें, है। तो ये भी देखिए अभी इस बार का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर लोगे, है ना। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कह रहा है MDGs मुख्य रूप से विकासशील या गरीब देशों पर लक्षित थे। MDGs की बात हो रही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इसके बारे में मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई हैं, है ना। तो MDGs और SDG, SDG क्या है, सभी देशों पर लक्षित हैं, चाहे वो विकसित हों, विकासशील हों या गरीब हों। तो ये देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही बात कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर MDGs में आपको 8 लक्ष्य दिए थे, SDGs में 17 लक्ष्य बताए गए थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, एक ही पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। MDGs में 8 लक्ष्य हैं, ठीक है, और 2015 तक हासिल करने पर सहमत हुए थे। इनका उद्देश्य गरीब देशों से गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण गिरावट, इन सब के खिलाफ भेदभाव से निपटना था, ठीक है। और SDGs सभी देशों पर लक्षित हैं, चाहे वो विकसित हो या विकासशील। तो यहाँ पर ये सस्टेन करने के लिए था, ठीक है। तो ये दोनों आपका। नेक्स्ट आप देखो स्वयं प्रभा के वो वेब पोर्टल का मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इन्फोनेट के द्वारा, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में आपके कौन कौन से आते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती क्या है, जो कि लॉन्ग समय तक चलती है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, और अनुदैर्ध्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, लॉन्ग समय तक चलती है, मतलब यहाँ पर टाइम का जो रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी इसमें क्या होता है, बार बार अवलोकन आप करते हो एक ही वेरिएबल का। जैसे कि आपको किसी जो है रेमेडीज़ की बात करनी है, कोई रोग की बात करनी है, कोई ऐसा मेडिकल कोई इशू होता है, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मान लो उसका अध्ययन करना है, क्यों हो रहा है, अगली पीढ़ी में कैसा था, इसके आगे कैसा हो रहा है, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपका लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, है ना, बार बार अवलोकन इसमें शामिल होता है। समय समय पर अवलोकन एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के रूप में भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी समयावधि में एक समयावधि में व्यवहार या रुझानों का निरीक्षण करने में सक्षम होने के लिए ये कई क्षेत्रों में उपयोगी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका ट्रेंड स्टडीज़ है ना, ट्रेंड एनालिसिस, और आपका देखिए ट्रेंड स्टडीज़ है, फिर आपका पैनल स्टडीज़ में आता है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, एक ही टाइम पर
आपका बहुत सारे वेरिएबल्स पर यहाँ पर जो है डाटा को ले लिया जाता है ना। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल आपके दोनों अपोजिट हैं। उसके बाद देखो प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में भविष्य के जो है संबंध में हमको यहाँ पर अनुमान हो जाता है। देखो ट्रेंड स्टडीज़ में ये ऐसा अध्ययन है जिसमें हम लोगों का अध्ययन करते हैं जो समय के साथ एक ही ट्रेंड को साझा करते हैं, जो ट्रेंडिंग में होता है, जैसे कि फैशन जिसमें आप कह सकते हो, है ना। पैनल स्टडीज़ में क्या है, समय के साथ लोगों के एक समूह का अध्ययन किया जाए, ठीक है, जैसे कि पैनल। तो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में भिन्नता आपके परिणामों को खराब कर सकती है ना, तो ऐसा हो सकता है। अब ग्रुप है तो उसमें कई तरह के लोग होंगे, तो बिल्कुल चीज़ है। फिर आपका आता है भविष्यलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें यहाँ पर देखो, है ना, प्रोस्पेक्टिव, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस अध्ययन में समय के साथ व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है और उनकी विशेषताओं परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार उनके बारे में डेटा एकत्र करते हैं, ठीक है। तो जन्म समूह अध्ययन भविष्यलक्षी अध्ययन का, तो यहाँ पर आपको भविष्य के बारे में चीज़ें आप पता लगती हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली स्टडीज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। भविष्य में भी तो क्या है, जो आपका पता करना है तो आप क्या करोगे, बार बार आप अपने हाथ दिखाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच्चे का जन्म के समय उसका वो बनता है, जन्म पत्री बनता है ना, कुंडली वगैरह देखा जाता है। फिर कुछ समय बाद देखते हैं, फिर आप इंटर पास कर लिए तो अब मैं क्या इसको स्ट्रीम दिलाऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ये जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कह रहा है एवरी कम्युनिकेशन कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप। प्रत्येक संचार में सामग्री और संबंध दोनों के तत्व शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है आंखों का व्यवहार मेटा कम्युनिकेटिव संकेत प्रदान नहीं करता। ये वाला गलत है। मेटा कम्युनिकेशन हमेशा वही बात करता है जो आप कहना चाह रहे हो उसके बारे में और चीज़ें एनहांस करके बताता है। जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आपकी आंखें भी उस चीज़ को सहयोग करती हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आंखों का व्यवहार मेटा कम्युनिकेटिव संकेत प्रदान नहीं करता है, ऐसा नहीं है। फेस पूरा हमारे जो मेटा कम्युनिकेशन में आती है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें क्या है, समझाने में ईजिली जो है ईजी वे प्रदान करती हैं। और संचार में सामग्री और संबंध दोनों के तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा रॉन्ग है। देखो यहाँ पर सामग्री तत्व में स्पष्ट रूप से चर्चा की जाने वाली सामग्री जानकारी किस कंटेंट में बात हो रही है, और संबंध परक तत्व बताता है कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, किसके बारे में कैसी बात की जा रही है, रिलेशन कैसा, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें संबंध में होती हैं, ठीक है। तो संचार आपका जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। और आंखों के व्यवहार मेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो आप जो मौखिक रूप से कह रहे हैं उसी को या तो उसके प्लस में बोलेगा या माइनस में बोलेगा। जैसे कि आप बोल कुछ रहे हो लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि आप इस चीज़ के लिए सहमत हो नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं जो किसी समय मतलब ऐसे चीज़ों को प्रकट करते हैं, प्रेजेंटेशन में ये सहायक होते हैं, है ना। सहायक भी हो सकते हैं, कुछ आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेस एक्सप्रेशन, टोन हो गया, आपका वॉइस कैसा है, पिच कैसा है ना, आंखों के कैसे हाव भाव में, पर्सनल स्पेस कितनी है। तो ये पहला सही है, दूसरा वाला असत्य है, ठीक। तो ऐसे ही सवाल आपसे स्टेटमेंट के पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 10वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। देखिए, जब यहाँ पर अगर मूल्यांकन से मतलब होता है कि कितना उसने लर्निंग प्रोसेस में कुछ सीखा या नहीं सीखा, लर्नर का जब एवेल्यूएशन हम करते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक उसको मिलता रहेगा तो वो बिल्कुल उसका जो मोटिवेशन बना रहेगा, है ना। अगर वो गलती भी करता है लेकिन फिर भी टीचर उसको कह देता है कि नहीं बेटा बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने, तो इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक वही चीज़ है जो आपकी लर्निंग को इन्हांस करती है, बढ़ाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है अधिगम के मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करता है। ये भी बात सही है, ठीक है। जो अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है तो क्या होता है, अंत में एक ग्रेड, एक रिजल्ट प्रदान करना, है ना। तो इसी के लिए तो किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया के दौरान डेटा को एकत्र किया जाता है जो कि कक्षा छात्र के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करने के लिए अध्ययन की एक इकाई के माध्यम से आगे बढ़ती है ना। तो इस तरह से समाकलित ग्रेड बिल्कुल प्रदान किया जाता है। और अगर मूल्यांकन ना किया जाए तो पता ही नहीं लगेगा
कि उसकी कोई रेमेडीज़ भी हैं, उसके लिए कुछ हमको ऐसी चीज़ें करनी है जो कि उसको नहीं समझ में आ रही है या कुछ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उसको हमको कैसे दूर करना है, तो इसलिए भी मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आप देखो, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और या तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका टीचिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों का भी चल रहा है, तो आपको सारे टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उनको देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, है ना। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर इसमें कह रहा है, अभी आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट का सवाल है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये सब आपके दिसंबर में पूछा गया है ना। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है, यदि औसत जो ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को 1 या 2 अतिरिक्त डिग्री तक सीमित किया जा सके तो कुछ क्षेत्रों में वर्धित कृषि उत्पादकता दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर वर्धित कृषि से मतलब है इन्हांस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर मतलब आपकी जो हरियाली होगी वो दिखाई देगी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को 1 या 2 अतिरिक्त डिग्री तक अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मतलब कुछ ऐसा कंट्रोल जैसे कि आपने देखा था कोरोना समय में, यहाँ पर क्या था, ऑड इवेंट चलाया गया है ना, कम लोग निकल रहे थे, उस समय पोल्यूशन कम हो रहा था, तो यही चीज़ कह रहा है। तो उस समय कैसा वातावरण था, हमारा क्लाइमेट किस तरह का था, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है, औसत वैश्विक तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर समस्त प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षतिकारी हो जाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, जैसे कि अभी चल रहा है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है ना, तो इस तरह से क्या होगा कि हर जगह एसी चल रहा है, तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है काफ़ी गर्म हो जाता है, बहुत सारे उसमें हानिकारक जो है तत्व शामिल हो जाते हैं, जो कि एसी वगैरह से या आपके जितना भी पोल्यूशन है इससे हमारे लिए हार्मफुल होता है ना। तो ये सारे प्रभाव क्या हैं आपके लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर टेम्परेचर में ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो भी दिक्कत करता है, और कंट्रोल कर लिया जाएगा तब तो अच्छा ही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, मानवीय गतिविधियों जो कि खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है औसत तापमान में यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसके अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी तो ये गैसें क्या है, वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। ठीक है, अब औसत जो यहाँ पर तापमान बढ़ गया तो इससे ग्रीन हाउस गैसें जो है ये सारी टेम्परेचर को यहाँ पर रोकती हैं। इससे कर क्या होगा, हीट बढ़ेगी। अब ज़्यादा हीट बढ़ने से क्या होगा, कुछ आपका असर भी पड़ेगा क्लाइमेट पे भी, जैसे कि बर्फ़ पिघलने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ऐसे सारे प्रभाव होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है ये जीवाश्म ईंधन के जलने से, वनों की कटाई, और इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी शामिल होते हैं, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने, मतलब अगर इसका हम करेक्शन करने की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन का कम करना, और जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं, है ना, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो इसमें रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करना, और जो सस्टेन करने वाली जो आपके ट्रेडिशन जो मेथड्स हैं इनको लागू करना शामिल है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि अपनी जो पुराने जो पद्धति थी, जैसे कि पौधों को लगाइए, पेड़ों को लगाएं, वनों की कटाई कम की जाए, इनसे सब करके हमारी जो है CO2 के लेवल को हम कम कर सकते हैं, है ना। तो ये जो CO2 और CH4 इस तरह के जो गैस होते हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग के जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अब इससे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सी लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो सी लेवल इंक्रीज करता है, चेंजेस वाटर सप्लाई, टेम्परेचर राइज तो हो गए, डैमेज टू हैबिटेट्स, जो भी यहाँ पर जो भी वातावरण में जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होते हैं, जिनको कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तरह से टेम्परेचर ना कंट्रोल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग का असर इसी तरह बढ़ता रहेगा, तो आगे होगा क्या, आगे आने वाले समय में क्या होगा, 50 से 55 तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और जो आपके पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपका क्वेश्चन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संबंध में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ आपको यहाँ पे कथन दिए हैं, सही कथन का चयन करना है। एंटीवायरस होता क्या है, थोड़ा सा ये जान लीजिए पहले। एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर और अन्य डिवाइस में
जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मेलवेयर टाइप के होते हैं, या इनको सॉफ्टवेयर बोलेंगे या मेलवेयर, तो इसका पता लगाने जो कि हार्मफुल है, ठीक है, आप नहीं चाहते हो इनको, लेकिन इन्हीं का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए डिज़ाइन किया है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि मेलवेयर को हटाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। मेलवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्पाईवेयर का किस लिए यूज़ किया जाता है, एडवेयर, रैनसमवेयर, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मेलवेयर से संबंधित क्वेश्चन आता है तो टाइप्स ऑफ मेलवेयर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ सारी वीडियो मैंने आपको लिए बनाई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, इन्हीं मेलवेयर्स को हटाने के लिए, रोकथाम करने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, क्या क्या होता है, हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश वाले लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो की फीचर्स के बारे में बात करें तो रियल टाइम स्कैनिंग, जो कि लगातार नज़र रखता है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र रखता है। सिस्टम स्कैन क्या करेगा, पूरे सिस्टम या कुछ स्पेसिफिक फाइलों का व्यापक स्कैन प्रदान करता है। अब वायरस डेफिनेशंस, यहाँ पर क्या है, नए मेलवेयर की पहचान करने और कम करने के लिए ज्ञात खतरों के डेटाबेस को अपडेट करता है ना। अगर कोई नया मेलवेयर अगर आ रहा है तो उसकी पहचान करेगा और उससे संबंधित जो भी अपडेट है वो यहाँ पर देगा। तो और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वारंटीन, क्वारंटीन तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, कोरोना टाइम से ही क्या आइसोलेट कर देना है ना। तो इस तरह से इन्फेक्टेड फाइल्स को यहाँ पर जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है, कि मेलवेयर ना फैले। ह्यूरिस्टिक एनालिसिस, यहाँ पर देखिए उनके व्यवहार के आधार पर पहले से अज्ञात खतरों का पता लगाने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। फायरवॉल, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रकार की वॉल होती है जो कि अनऑथराइज सिस्टम को मतलब जो भी अनऑथराइज आपके सिग्नल्स हो उनको पहुंचने से रोकता है सिस्टम और नेटवर्क तक, ठीक है। ईमेल सुरक्षा, फिशिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, तो फिशिंग के शिकार ना हो, इस तरह के ईमेल प्रोटेक्शन है ना, ईमेल प्रोटेक्शन, फिशिंग प्रोटेक्शन, इन सबको। तो फिशिंग प्रोटेक्शन में क्या होता है, आइडेंटिफाइज एंड ब्लॉक्स फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स एंड फिशिंग अटैम्प्ट्स, ठीक है। तो एंटीवायरस इन सबका आइडेंटिफाई करता है, जो भी कुछ इस तरह के स्पैम्स होते हैं या कुछ फ्रॉड होने वाली संभावना होती है तो फिशिंग अटैक से बचाने के लिए। तो ये आपके की फीचर्स होते हैं एंटीवायरस को यूज़ करने के। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो एंटीवायरस के संबंध में कथन दिए आपको पहचानना है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर एंटीवायरस में जो कि प्रॉब्लम फाइल प्रोग्राम को क्वारंटीन किया जाता है और स्वाभाविक रूप से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभी सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए बताई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोड करने या चलाने से पूर्व सभी फाइलों को चेक करना है ना। फिर है संभावित खतरों की पहचान करने के लिए डेटाबेस का उपयोग करना, ठीक। तो ये आपका यूज़ फॉर डाटा ऑथेंटिसिटी, तो इसके लिए कुछ नहीं होता है, ये आपका देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस तरह से ये वाले आपके ऑप्शन सही होते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग, जैव विविधता अभी समय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो हस्ताक्षर किए गए थे तो इसमें आपको देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट आपके लिए मैराथन ली हैं। तो उसमें एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक चीज़ें करवाई हैं और इनसे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि करंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरनमेंट से संबंधित वो मैंने आपको करवा दी हैं, इन सब की भी थ्योरी आपको करवा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ये यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे। इसको थोड़ा देख लीजिए, जैव विविधता अभिसमय पर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान हस्ताक्षर किया गया था और 1993 को लागू हुआ था। इस सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी गई जैव विविधता का संरक्षण मानव जाति की सामान्य चिंता है, विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है ना। तो समझौते में सभी जितने भी पर्यावरण में रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियां और आनुवांशिक संसाधनों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशन था जिसपे कि 1992 में हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर है नई शिक्षा नीति, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकसित करने का दायित्व किस संगठन को दिया गया था, NCERT को, नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशनल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम ये पूरा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर इसके बारे में बात करें
अगला जो क्वेश्चन है ना NSQF है ना, इसमें कह रहा है NSQF किस स्तर में श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है। NSQF है क्या, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो NSQF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NEP 2020 में, ठीक है। यहाँ पर व्यावसायिक और तकनीकी कौशल निर्माण अवधारणा और अध्ययन में जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका NEP 2020 से संबंधित है। अब यहाँ पर जो NSQF है ये राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत और योग्यता आधारित शिक्षा ढांचा है ना, और व्यक्तियों को उनकी प्राथमिक क्षमता स्तर प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें कि कौशल ज्ञान और योग्यता के आधार पर कौशल और योग्यताएं व्यवस्थित की जाती हैं, ठीक है। इसमें 10 लेवल होते हैं जो NSQF के उद्देश्यों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। तो 10 लेवल हैं और आपके यहाँ पर ये क्या करती है, स्किल और क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मतलब जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, तो कौशल और योग्यताओं की बात करता है, कौशल ज्ञान, कौशल और योग्यताओं के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसमें कौन कौन से नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता वाले व्यक्तियों के निर्माण के लिए कौशल दक्षता को बढ़ावा देना, है ना। छात्रों के लिए एकाधिक परिणाम और निकासी योजना, ठीक, छात्रों को अच्छी तरह से सीखने वाला बनने में मदद करना, कौशल विकास के साथ साथ उद्योग मानक के लिए तैयारियां, ठीक है। स्किल ऐसी डेवलप की जाए जिससे कि वो अपना पढ़ाई के साथ साथ स्किल बेस्ड भी अपनी पढ़ाई कर सकें। छात्रों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र, तो इसमें इसके ये कुछ तत्व हैं, ठीक है, इनको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा कि इतने हैं, लेकिन उनके बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आए वो आपके ज़्यादा और ज़्यादा आ गए। एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए कवर करा है कि अगर आपको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।